जी वेलकम बैक वंस अगेन। शर्जील इनाम मेमन साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी इस ब्रेक के दौरान। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा में जो सिचुएशन है आजकल, अमन व अमान की मौजूदा सूरत हाल, उस पर पेशावर में कुल जमाती कॉन्फ्रेंस हुई। सूबे की माली और सियासी सूरत हाल, मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी पर मुश्तमिल कमेटियों के क़याम का फैसला किया गया। लेकिन अहम पॉइंट ये था कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है शिरकत नहीं की थी। 16 जमातों ने इसमें शिरकत की थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जिन जमातों ने शिरकत की है उनके तो यहाँ पे कोई स्टेक्स ही नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो पीटीआई की है, तो इसको ड्रामेबाजी उन्होंने करार दे दिया। कल हमने तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ अपने शो में लिया था, उसमें शौकत यूसुफ़ज़ई ने ये कहा था कि जब हम एक अमल के अंदर अभी नाकाम नहीं हुए, अभी हमने एक अमल के अंदर वहाँ के कबालियों को एंगेज किया हुआ है, तो फिर उस पर कोई एपीसी का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता है। इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर है फैसल करीम कुंडी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर तनकीद की एज यूजुअल और कहा कि सूबे में ऐसी हुकूमत कायम है जिसने सूबे को शिद्दत पसंदों के हवाले कर दिया। और कल तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ये कह रही थी कि इनका मैंडेट ही नहीं है, ये किस इख्तियार के साथ एपीसी बुला रहे हैं। इस सारी सूरत हाल पर हमने बात करी। और इसके साथ साथ जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, उन्होंने असम्बली में खड़े होकर फिल्म की शूटिंग चल रही है ऐसे कहा फैसल करीम कुंडी साहब ने। खैर इनका एक लव हेट रिलेशन चलता रहता है, हमने यहाँ पे इस पर बात भी की थी। सो इस वक्त की जो सूरत हाल है, जिस सूरत हाल इंतहाई नाजुक है, बहुत सारे लोगों की जिंदगियां एट स्टेक हैं, और जो इशू जिसके ऊपर ये एक्चुअली मसला खड़ा है वो बड़ा नाजुक है। अमन अमान का मसला। मज़हर अब्बास साहब सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में ज़रा जान लेते हैं कि उनकी क्या टेक है। मज़हर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये एपीसी वाला मामला, ये जो नए टर्न्स ऑफ इवेंट है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, टेक्निकली अगर हम देखें और इवन कॉन्स्टिट्यूशनली देखें तो गवर्नर और सदर का जो रोल होता है वो एक फिगर हेड के तौर पे होता है। लेकिन हमने पिछले चंद सालों में देखा है कि सदर का भी और गवर्नर्स का भी रोल जो है वो महज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के तौर पे नहीं, उससे कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है, हमें नज़र आता है। आप चाहे साबिक़ सदर आरिफ अलवी साहब को ले लें या मौजूदा सदर को ले लें, जो पहले भी सदर रहे हैं 2008 से 2013 तक, तो उनका बुनियादी तौर पे वो सियासी किरदार भी नज़र आता है। और ये भी हमने एक नई रिवायत देखी है जो कि शायद आइनी तौर पे दुरुस्त ना हो, कि जब आप सदर ममलिकत बन जाते हैं या गवर्नर बन जाते हैं तो आपको अपनी सियासी जमात से इस्तीफ़ा देना होता है। और वो भी हमने नहीं देखा पिछले चंद सालों में कि वो उसी जमात का हिस्सा रहे। यानी आप टोके नहीं होता है कि आप जब तक सदर ममलिकत हैं या जब तक सदर हैं तो आप अपनी पार्टी पोजीशन से दस्तबरदार हो जाते हैं। तो हम कुछ ऐसी रवायात कायम कर रहे हैं कि जो कि दुरुस्त नहीं है। अब जो ये एपीसी का मामला है, बेहतर होता कि सबसे पहले गवर्नर और चीफ मिनिस्टर खुद मुलाकात करते एक दूसरे से और फिर एक मुश्तरका ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती, जो कि केपी और केपी के गवर्नर, आखिर जैसे खुर्रम में हुआ, पाराचनार में हुआ, तो मेरा ख्याल है गवर्नर और वज़ीर आला ने मुश्तरका तौर पे कुछ काविशें की और जिरगा की तरतीब हुई, फिर उसमें सारी जमातों ने शिरकत भी की उसके अंदर। बिल्कुल इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा आज से नहीं, पिछले कई सालों से, बल्कि अगर ये कहें कि पिछली 2 या 3 दिहाइयों से बहुत ख़तरनाक मोड़ पर है, तो ये गलत ना होगा। और इसका जो चैलेंज है वो मेरा ख्याल है पूरी सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का नहीं, पूरी रियासत का चैलेंज बनता जा रहा है। और जिस तरह की आप साबका फाटा की जो सूरत हाल है, आप डियाई खान उठा लें, आप टांक उठा लें, आप और ऐसे इलाके उठा लें कि जहाँ के लोग ये कहते हैं कि यहाँ मगरिब के बाद जो है वो हम निकल नहीं सकते। तो ऐसी सूरत हाल में ये जो एक तरीके से स्प्लिट नज़र आती है कि अगर गवर्नर ने एपीसी मिलाई और उसमें उस सूबे की वो जमात ही शामिल नहीं है जो 2013 से यहाँ हुकूमत में है, तो फिर उस एपीसी के खातिर खार नताइज आ ही नहीं सकते। उस एपीसी में कोई आप ठोस चीज़ कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो जमातों ने मज़हर साहब, ये जो स्प्लिट की आप बात कर रहे हैं, ये स्प्लिट केपीके के लिए, सूबे के लिए कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है? ये तो वो मामला है ना जिस पे तमाम जमातों को सियासत से बालातर होकर साथ बैठ जाना चाहिए, और माजी में हमने इसकी मिसालें देखी भी हैं। केपीके के लिए कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है ये स्प्लिट? जी, बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है। देखिए, अभी ये दिसंबर का महीना है और आपको याद है कि
16 दिसंबर 2014 को क्या हुआ था, APS का जो वाकया है शायद लोग आज भी नहीं भूल पाए उसमें। तो उसके बाद से आप देखें कि उस वक्त नेशनल एक्शन प्लान बना था, कभी हमने ये गौर ही नहीं किया कि उस नेशनल एक्शन प्लान पे उसके बाद जो भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने अमल दरामद नहीं किया। उसमें हमने बड़ी ठोस तजावीज़ रखी, बहुत प्लान बनाया, लेकिन आगे चल के हमें नज़र आया कि उसके बाद भी आज भी दहशतगर्दी के वाक़यात जो है वो ख़तरनाक हद तक ख़तरनाक इख्तियार कर चुके हैं, मोड़ इख्तियार कर चुके हैं। और ये सिर्फ KP और बलूचिस्तान की सूरत हाल जो है वो बहुत तशवीशनाक है। तो मेरा ख्याल है कि बेहतर होता ये कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो यकीनन बुलाई जाती और सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव बहरहाल अली अमीन गंडापुर हैं, चाहे इस चीज़ को कोई तस्लीम करे या ना करे। अच्छा, इसमें हमें मालूम है जी हमें मालूम है जो आपने अलामती ओहदों का जिक्र किया, लेकिन एक ये भी हमें पता है कि पिछले कई अरसे से पॉलिटिकली मोटिवेटेड तकर्रियाँ होती हैं इन ओहदों के ऊपर। आप सिंध ले लें, शतुल इबाद साहब की तकर्री ले लें, इसके अलावा पंजाब में आ जाएं, जितने भी अहम गवर्नर्स आए इन दो सूबों के, और अब KPK में भी फैसल करीम के बारे में हमें पता है कि पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे वो। और ऐसी ही शख्सियात को अब पिछले कुछ अरसे से खास तौर पे लगाया जाता है। और गवर्नर हाउसेस को भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए बरमला खास तौर पे पंजाब का जिक्र कर लें, अभी सलीम हैदर साहब है वहाँ पे बाकायदा पार्टी के लोग उनसे मिलने आते हैं। वो कहते हैं कि दरवाजे सबके लिए खुले हैं, लेकिन पार्टी मोटिवेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में इसके खात्मे के लिए क्या इक़दाम होना चाहिए, क्योंकि ये शख्सियात तो लगाई ही इसलिए गई हैं कि इन सूबों के अंदर जो पार्टी पेनिट्रेशन है उसको बेहतर करें? नहीं, देखिए शख्सियात तो यही लगाई जाती हैं, शख्सियात तो सियासी ही लगाई जाती हैं गवर्नर और प्रेसिडेंट के ओहदे पे, क्योंकि प्रेसिडेंट भी इलेक्टेड होता है, प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड नहीं होता, प्रेसिडेंट इलेक्टेड होता है, गवर्नर नॉमिनेटेड होता है, गवर्नर इलेक्टेड नहीं होता। लेकिन जब आप ओहदा संभाल लेते हैं सदर का, तो फिर आप पूरे पाकिस्तान के सदर होते हैं। जब आप गवर्नर का ओहदा हल्फ लेते हैं तो आप पूरे सूबे के गवर्नर होते हैं, किसी जमात के नहीं होते। इसीलिए जो है वो अपनी अपनी पार्टी के ओहदों से दस्तबरदार होते हैं। अगर उनके पास कोई पार्टी ओहदा है, वो पार्टी के मेंबर हैं, तो उससे दस्तबरदार होते हैं उस वक्त तक जब तक वो उस पोजीशन पर होते हैं। लेकिन हमने देखा कि ये रवायात जो है ये ख़त्म होती जा रही हैं और ज़्यादा प्रोएक्टिव। अब अगर गवर्नर किसी और पार्टी का है और वजीर आला किसी और पार्टी का है और गवर्नर भी पॉलिटिकल एक्टिविटी करेगा, और ये बिल्कुल आपने मिसाल सही दी कि डॉक्टर इशरतुल इबाद के दौर में तो एक कदम और आगे चली गई थी कि वहाँ बाकायदा वो एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है बराह रास्त तो नहीं लेकिन प्रैक्टिकली एडमिनिस्ट्रेटिवली सूबा डिवाइड हो गया था कि शहरों के मामलात इशरतुल इबाद साहब देखते थे और बाकी सूबे के मामलात जो है वो वजीर आला देखते थे। और चूंकि उस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं थी, तो उस वक्त के वजीर आला सारे डिपेंडेंट थे MQM की सपोर्ट पर। तो यहाँ ये सूरत हाल जो है ये खासी, अभी आपने पंजाब में देखा जब PTI ने गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया था, अपनी गवर्नमेंट को PTI ने पंजाब में, तो एक क्लैश वाली सिचुएशन बन गई। उमर चीमा थे तब जी। तो ये इसीलिए इन चीज़ों से रोकने के लिए गवर्नर का जो ओहदा है वो एपॉलिटिकल होना चाहिए। अच्छा, ये जो आपने जिस एपॉलिटिकल होना चाहिए, APC की जिसका हम तज़किरा कर रहे हैं, और आपने कहा ये क्लैश ठीक नहीं है, ये डिफेंस ठीक नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या ये अमल ही ठीक नहीं है आपके ख्याल में? ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करवाने वाला जब चीफ एग्जीक्यूटिव उसकी फेवर में नहीं है या जो रूलिंग पार्टी है वो इसमें बैठ नहीं रही, आप समझते हैं कि नहीं अमल ठीक है, शायद इसके स्ट्रक्चर को बेहतर किया जा सकता था, पहले निगोसिएशन हो सकती थी? और आपको नहीं लगता कि इसमें जो हुकूमती जमात है ऐसे किसी भी अमल के लिए उसका किरदार ज़्यादा है, एक बड़े भाई के तौर पर, एक जिम्मेदार के तौर पर जो रूलिंग पार्टी है? देखिए, पहली चीज ये कि जो गवर्नर, मैंने फिर कहा ना कि अगर बेहतर होता कि गवर्नर और चीफ मिनिस्टर पहले मुलाकात करते, एक दूसरे से मिलते, ये तय करते, और चीफ मिनिस्टर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाते और गवर्नर की उसको सपोर्ट हासिल होती, गवर्नर भी भले उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जाते। इनिशिएटिव लेने की बात है, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ नहीं आ रही तो उससे पहले गवर्नर ने अगर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है तो कुछ जमातें जाती, तहरीक इंसाफ को मनाती, और अगर तहरीक इंसाफ खुद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर रजामंद होती तो ये उस तरह हुआ। क्या हुआ ये कि इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से वो पोलराइजेशन तो नहीं खत्म हुई, वो पोलराइजेशन तो अपनी जगह मौजूद है, और अगर मौजूद है तो फिर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का क्या फायदा होगा उसका, सिवाय इसके कि वो जो जमातें, जो तहरीक इंसाफ मुखालिफ जमातें हैं,
वो वहाँ मौजूद थी। वो पहले अगर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं होती तब भी उनका वही मौक़िफ़ होता। तो उस पोलराइजेशन को हमने ख़त्म करने की कोशिश नहीं की, और तहरीक इंसाफ अगर बड़े दिल का मुजाहरा करती और यही मौक़िफ़ जो बैरिस्टर सैफ साहब का मैं सुन रहा था, ये तहरीक इंसाफ, वो वहाँ जाके मौक़िफ़ अपना रखते कि जी आप ये जो कॉन्फ्रेंस है ये तहरीक इंसाफ को बुलाती तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि सूबे में हुकूमत पिछली 2013 से उन्हीं की हुकूमत है। ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ चूँकि एक तो ग्लैमराइजेशन ऑफ मीडिया की वजह से, कि हर आदमी को ये सबसे आसानी हो गई है कि जो कोई एक इवेंट करो और उसकी मीडिया कवरेज हो जाए, और मीडिया कवरेज के बाद जो है वो बातें वहीं की वहीं रहती हैं। अब इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का डिक्लेरेशन आप रख लें, उस डिक्लेरेशन पे अमल कैसे होगा अगर हुकूमत ही आपके साथ नहीं है? बिल्कुल। तो ये इस वाली ऐसी सिचुएशन से निकलने का वाहिद तरीका ये है कि अगर दो जमातों के गवर्नर और चीफ मिनिस्टर हैं, तो सबसे पहले गवर्नर और चीफ मिनिस्टर अपनी जिम्मेदारी, और चीफ मिनिस्टर की ज़्यादा जिम्मेदारी है। अब ये जो अली अमीन गंडापुर में जो तहरीक इंसाफ के लीडर के तौर पे ज़्यादा उभर कर सामने आ रहे हैं बहैसियत चीफ मिनिस्टर के कम, क्योंकि तहरीक इंसाफ बहैसियत जमात मौजूद है। ये जो पिछले 2 लॉन्ग मार्च हुए हैं, इसमें चीफ मिनिस्टर का रोल कम होना चाहिए था, और तहरीक इंसाफ के जो सूबाई सदर हैं उनका रोल ज्यादा होना चाहिए था। हुकूमती मशीनरी, और ये हर पार्टी, तकरीबन हर पार्टी अपने मंशूर में रखती है कि अगर वो इख्तिदार में आई तो हुकूमत और पार्टीज अलग अलग होंगी, हुकूमत पार्टी के ओहदे अलग अलग होंगे। अच्छा मज़हर साहब, इस सारी ये जो हम सियासी पॉइंट स्कोरिंग भी हम इसको कह सकते हैं, APC होना, PTI का ना आना, इसके अंदर जो KPK का असल मसला है, अमन व अमान की सूरत हाल है, उस पर PTI कह रही है, उनकी हुकूमत कह रही है कि हम काम कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। आपको लगता है कि वो कोशिशें इनफ हैं, या फिर सबको ऑन बोर्ड आना ही पड़ेगा, तमाम स्टेक होल्डर्स को कुछ करने के लिए? नहीं, बिल्कुल आना पड़ेगा, और चीफ मिनिस्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चीफ मिनिस्टर को अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज जिसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ के सियासी लाएअमल से, उसको अपने आप को दूर करना पड़ेगा। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिवली सूबा जो है वो उसमें गवर्नेंस के मामलात हैं। जो पुलिस ऑर्डर 2002 में सबसे पहले इम्प्लीमेंट हुआ था खैबर पख्तूनख्वा में, आज वो कमजोर पड़ गया है। जो नासिर दुरानी साहब उस वक्त आईजी थे, और उन्होंने जो रिफॉर्म्स की थी वो अब कमजोर पड़ गई हैं, और उसका असर भी हमें ऑन ग्राउंड मज़हर साहब लोगों की ज़बानी नजर आता है। अच्छा, मैं जरा क्विकली आपके होने से फायदा उठाते हुए जरा विफाक की जो सूरत हाल है, जो मदरसा बिल था उसको कल सदर मुमलिकत ने वापस कर दिया, उस पर एतराज़ लगा। फिर बड़ी अहम मुलाकातें कल फैसल वावडा के साथ, राना सनाउल्लाह के साथ मौलाना की, उससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी की अहम मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने यकीन दहानी कराई मौलाना को कि हम इस पर साइन करेंगे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल बज़ाहिर कुछ खास वाज़े नहीं है। आपका क्या टेक है इन मुलाकातों के ऊपर? ये सूरत हाल किस जानिब जा रही है? देखिए, सबसे जो इस वक्त जो आज के अगर अखबारात का आप जायजा लें तो अखबारात में कुछ खबरें परेशान कुन हैं। उनमें से एक खबर जो डिजिटल मीडिया के हवाले से, क्योंकि हमारे यहाँ जब कानून बनता है तो कानून जो है उसका टारगेट जो है वो हुकूमत मुखालिफ ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हम कानून को इस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, इन्फोर्स करते हैं कि वो रेगुलेशंस जो हैं वो रिस्ट्रिक्शंस में तब्दील हो जाती हैं, और उसका टारगेट फिर मीडिया, मजमूई तौर पे मीडिया बन जाता है। और इसी तरह के कवानीन जैसे पैका 2016 आया, फिर उसको PTI की गवर्नमेंट ने और ख़तरनाक अंदाज में जो है नाफिज करने की कोशिश की, और अब उसको एक मजीद खतरनाक अंदाज में नाफिज करने की कोशिश की जा रही है। डिसइंफॉर्मेशन बहुत बड़ा मसला है, फेक न्यूज़ बहुत बड़ा मसला है, लेकिन क्या डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज़ जो लोग फैला रहे हैं उनका ताल्लुक सिर्फ एक तबके से है, या मजमूई तौर पे हम डिसइंफॉर्मेशन का शिकार हैं? क्या हुकूमत की तरफ से डिसइंफॉर्मेशन नहीं फैलाई जाती? क्या मुख्तलिफ? तो जब तक आप उसके लिए एक इंडिपेंडेंट इदारा नहीं बनाएंगे, अगर हुकूमती इदारा बनता है तो ये खतरनाक होगा,
ठीक है, और वो फिर ऐसा लगेगा कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड। अच्छा, क्विकली Exactly. कल फॉर्मेशन कमांडर्स की भी कॉन्फ्रेंस हुई जिसका एलामिया ये था कि जो भी मुल्क के अंदर इस तरह की फेक न्यूज़ फैलाते हैं या सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, हुकूमत के साथ खड़े होते हुए हम सपोर्ट करेंगे कि हुकूमत उनके खिलाफ एक्शन ले। कल फॉर्मेशन कमांडर्स की बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी वाज़ेह एक स्टेटमेंट आई। और फिर कल फैसल वावड़ा साहब की भी एक मुलाकात हुई जिसके बाद उन्होंने जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि उनकी ज़िंदगी को खतरा है, मैं चाहता हूँ कि वो अपने हवारियों से दूर रहें। आप तहरीक इंसाफ के लिए सियासी सूरत हाल किस जानिब जाता देख रहे हैं? लास्ट 1 मिनट। देखिए, अब मसला ये है कि जो फैसल वाडा साहब कह रहे हैं वो डिसइंफॉर्मेशन है या जो उनके मुखालिफ कह रहे हैं वो डिसइंफॉर्मेशन है। फैसला कौन करेगा? इसका फैसला कौन करेगा? यही तो सबसे बड़ा मसला है। इसीलिए हमने हम सहाफती तंजीमों ने साल से ये तजवीज़ दी थी कि आप एक मीडिया कंप्लेंट्स कमीशन बनाएं जो आज़ाद हो, खुद मुख्तार हो, जो हुकूमती कंट्रोल से बाहर हो। जब तक आप कोई ऐसी जो रेगुलेशन जिसमें मीडिया स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हों, जब तक कोई ऐसी रेगुलेशन नहीं बनाते जो मीडिया स्टेक होल्डर्स खुद बनाएं, और बनानी चाहिए। हुकूमत की तरफ से ये जो फेक न्यूज़ के नाम पर जो चीज़ होती है, पहले डिफाइन करें ना फेक न्यूज़ क्या होती है। सिर्फ चंद वाकयात तो नहीं। फेक न्यूज़ तो मतीउल्लाह जान के खिलाफ जो FIR थी जी फेक थी, वो जिस बुनियाद पे बनाई गई, आप बताएं कि वो तो खुद हुकूमती वज़रा कह रहे थे कि ये गलत है। तो फिर जिसने FIR काटी, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। जिसने उस गलत FIR को एक शख्स पर, एक सहाफ़ी पे इतना संगीन इल्जाम लगाया, क्या उस FIR काटने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या उसके खिलाफ कोई FIR कटी? तो जब आप इस तरफ ले जाएंगे चीजों को, तो हुकूमत जब भी पाबंदी लगेगी, ये याद रखें, और ये तारीख का सबक है, जब भी पाबंदी लगाएंगे, आप पाबंदियां लगाएंगे, वो हमेशा डिसइंफॉर्मेशन को फैलाएगी। सही। और मौजूदा दौर में हम ये देख भी रहे हैं मजहर साहब, जिस तरह से इंटरनेट बंद कर दिया जाता है तो उस वक्त और ज़्यादा अफवाहें और डिसइंफॉर्मेशन जो है वो फैलने के खतरात बढ़ जाते हैं। थैंक यू सो मच मजहर अब्बास साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद, और मुल्क की जो मुख्तलिफ सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर अपना तज्ज़िया रख रहे थे। बड़ी अच्छी उन्होंने बात की, कॉम्प्रिहेंसिव। हमने कोशिश की सब पहलुओं को टच करें। क्विक ब्रेक लीजिए, ज्वाइन कीजिए। वेलकम बैक, यू वॉचिंग सुबह से आगे। अब कराची में पानी का मसला, वैसे तो कराची के बहुत सारे मसाइल है, लेकिन पानी का एक ऐसा मसला है जिस पे ऑफ एंड ऑन हम बात भी करते रहते हैं, और मुझे लगता है अगर आवाम सबसे ज़्यादा किसी मसले से कराची में इन पर्टिकुलर परेशान होती है तो वो पानी का मसला है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है कराची की पॉलिटिक्स में, उसने इस मसले को मसनूई करार दिया है। पार्टी ने अपने एक बयान में कहा है कि जो पीपल्स पार्टी ने वाटर एंड सीवरेज बोर्ड समेत तमाम इदारे हैं इनको तबाह किया है। सर्दियों में भी जो पानी की किल्लत है वो सिंध हुकूमत की नाअहली है। नाअहली तो है, ये MQM ने कहा। अच्छा जी, कराची में नाजायज हाइड्रेंट्स की उन्होंने बात किया, वहाँ से पानी बेचा जा रहा है और नलों में पानी आ नहीं रहा। MQM ने मुतालबा किया कि कराची में ये जो मसनूई किल्लत है इसको ख़त्म करके बिला तातुल पानी फराहम किया जाए। MQM के इस अहम बयान पर हम बात कर लेते हैं। MQM के रहनुमा अली खुर्शीदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अली खुर्शीदी साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए हमारे इस शो में। MQM ये क्लेम कर रही है कि पानी की जो किल्लत है कराची के अंदर ये मसनूई है। ये क्यों कह रही है MQM? वेल, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये आपने जो टॉपिक दिया है बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पीने के पानी जो बुनियादी ज़रूरत होती है किसी भी इंसान के लिए जिंदा रहने के लिए, शहर कराची की जो आवाम है इन पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं, और वो जो है पिछले 16 सालों से जिस जमात की हुकूमत है इस सूबे में, उस जमात ने इस 16 साल के अरसे में, जो कि एक तवील अरसा है, उसमें इस सिस्टम में, कराची के पानी के सिस्टम में एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर जो है वो इंजेक्ट नहीं किया। इस शहर की ज़रूरत जो है वो 1200 मिलियन गैलन पर डे पानी की ज़रूरत है इस शहर की। इस शहर को मैसर है पिछले 16 सालों से लगभग 550 मिलियन गैलन पर डे। इसका मतलब ये हुआ कि आधी ज़रूरत तो हुकूमत पूरी नहीं कर सकी है ये 16 सालों। अच्छा, आपके इल्म में ये भी बात होगी कि पिछले 16 सालों में यहाँ पर आबादी का प्रोपोर्शन भी उसी अंदाज से बढ़ा है। ज्यादा है, बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन शहर है, दीगर मुल्क से भी और दीगर जो मुल्क के हिस्से हैं पाकिस्तान के, उससे लोग जो है यहाँ पे रोजगार के लिए आते हैं। यहाँ पर आबादी का तनासुब रोजाना की बुनियाद पे बढ़ता है, और इन रिटर्न हुकूमत को तो ये चाहिए था कि
भाई पूरे पाकिस्तान या पूरे सूबे की आवाम को शायद फैसिलिटेट नहीं किया जा सकता हो, तो चलो एक मिनी पाकिस्तान जिसमें पूरा पाकिस्तान खुद आके यहाँ पे रहता है, कम से कम उस शहर की आवाम को फैसिलिटेट कर दिया जाता है। मगर इसके बिल्कुल बरक्स इस जो पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है, जिनकी बुनियादी जिम्मेदारी है 18वीं तरमीम की। लेकिन अली भाई, इसमें हुकूमत तो आपकी भी 16 सालों के अंदर आप भी ऑफ एंड ऑन आते जाते रहे हैं, और एक लम्हे पे तो आप पीपल्स पार्टी के साथ भी आपने काम किया है। एक तो ये कि आपने इसके लिए क्या किया, आपकी हुकूमत ने कोई तजवीज़, कोई मंसूबा जो शुरू किया, और दूसरा इसी सवाल का हिस्सा ये है जी, दूसरा इसी सवाल का हिस्सा ये है कि अगर वो शुरू किया तो क्या पीपल्स पार्टी ने उसको रोक दिया? जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 2007 में जिस वक्त इस शहर का मेयर जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से उसका ताल्लुक था, सैयद मुस्तफा कमाल, उन्होंने K4 का प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया था। उसको EPC जो है वो सूबाई हुकूमत को भेजी गई थी। आप यकीन जानिए 5 साल का अरसा जिसमें हुकूमती शराकत दारी रही थी हमारी 2008 से लेकर 2013 तक की हुकूमत में, ये PC जो है सूबाई हुकूमत परसू नहीं करती है। 2014 और 15 में MQM एहतजाज करती है, MQM उस वक्त ऑपोजिशन में होती है, उनके एहतजाज भी ये PC कहीं से ढूंढ के निकाली जाती है। और यकीन जानिए पिछले 10 सालों से ये एहतजाज आपको 2007 से 13 के दरमियान भी फिर करना चाहिए था ना, जब आप हुकूमत में साथ थे उस वक्त नहीं किया, हुकूमत जाने का इंतजार किया आपने। हम उसके पार्टनर थे और हमने हर फोरम पे उस जमाने में, आपको ये भी याद होगा, एक कोर कमेटी की तश्कील हुई थी। कहने का मकसद इतना सा है, उस कोर कमेटी में जब आप कोई किसी गवर्नमेंट में एलाई होते हैं तो इंस्टेड ऑफ डूइंग एहतजाज हम जो है वो टेबल टॉक करते हैं, हम बैठते हैं और उनको बावर कराते हैं उस जमात को जिनकी जो ड्राइविंग सीट पे होती है, जिनकी मेजॉरिटी होती है। इस पार्टी की 2008 से लेकर 2024 तक इस सूबे में उनके पास मेजॉरिटी सीट रही हैं, वो ड्राइविंग सीट पे रहे हैं, एग्जीक्यूटिंग एंड पे वो। अच्छा, क्विकली आपके पास कोई फार्मूला है इसके हल के लिए? जरा रखें हमारे सामने, अगर कुछ उसके नुकात MQM के पास, या सिर्फ तनकीद करें। शॉर्ट टर्म प्लानिंग मौजूद है, डिस्ट्रीब्यूशन का निजाम बेहतर किया जा सकता है, जो कि ये करने में पूरी तरह नाकाम है। हाइड्रेंट माफिया को लगाम देना है, मगर हाइड्रेंट माफिया तो खुद इनकी सहूलतकारी में चल रही है। जो सो कॉल्ड सिस्टम है इस सूबे में, उस सिस्टम का एक कंपोनेंट ये गैर कानूनी हाइड्रेंट भी है, जिससे करोड़ों रुपए की जो है वो इनकम जनरेट होती है। मुझे अभी भी याद है अल जजीरा की रिपोर्ट मौजूद है कि $500 बिलियन पर ईयर की ये इकोनॉमी है। यहाँ पर लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट है। इस मसले को उठा रहे हैं कहीं आप? एहतजाज वगैरह करने का इरादा है MQM का, या कोर्ट वगैरह में किसी में उठा रहे हैं? देखिए ना, यहाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, बहुत तवातुर के साथ, मेरा ये 6ठा साल है असेंबली में जी। 2018 से लेकर 2024 तक हमारे जितने भी अरकान असेंबली हैं, गर्ज ये कि वो चले उनका ताल्लुक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से है या नहीं है, शहर कराची के जितने भी अरकान असेंबली है अली भाई, हम इसमें ये करेंगे कि हम एक सेशन और करेंगे इंशाल्लाह जल्द ही, जिसमें हम आपकी नुमाइंदगी भी और कोशिश करेंगे पीपल्स पार्टी हुकूमत की नुमाइंदगी भी रखें और इन डिटेल जरा इस पर बात करें। आपका बहुत शुक्रिया। फिल वक्त कराची के लोगों की जज्बात की तर्जुमानी करते हुए हमने मौजू रखा है कि बर्मा में भी पानी नहीं मिल रहा। बिल्कुल ऐसे है, लेकिन कराची के अवाम जो है, कराची का शहरी जो है, सवाल तो वो करता है ना कि उसके मसले का हल कौन करेगा। सब क्लेम तो करते हैं लेकिन करता कोई नहीं है। बहरहाल जी, हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। कूल डाउन, काम डाउन करेंगे। आज हमने इतने जबरदस्त आर्टिस्ट को आपके लिए मदऊ किया। जिन्होंने कोक स्टूडियो 15 को फॉलो किया वो तो उनको जानते हैं, जिन्होंने नहीं किया वो अब जान गए होंगे जो रोनाल्डो फैन है। उनका गाना रोनाल्डो के ऊपर फीचर किया फीफा ने, नाम है उनका स्टार शाह। कैसी परफॉर्मेंस है, क्या है ये, थोड़ा सा एक विजुअल आपको दिखाते हैं और ब्रेक के बाद उनको लाइव आपसे बात कराएंगे। सबसे आगे में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे। आपको पता है कि हम अपने शो के अंदर इस तरह के टॉपिक्स भी लेकर आते हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं होती लेकिन होनी चाहिए, क्योंकि उसके असरात जो हैं वो बहुत गहरे होते हैं और नफ्सियाती मसाइल जो हैं वो इस तरह के मसले हैं जिनके ऊपर हमारे अमूमी तौर पर नहीं बात की जाती है बहुत ज़्यादा, या इसको टाबू समझा जाता है बहुत ज़्यादा। उनमें से एक ये है कि अक्सर बच्चे जो हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी मुतासर होती है, उनकी खुशियाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि उनकी पूरी पर्सनालिटी जो है ना वो डैमेज हो जाती है, बहुत डैमेज हो जाती है। अब मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज अपनाई जाती हैं। उनमें से एक स्ट्रैटेजी जिसकी हम बात करने लगे हैं वो ये है कि एक खुफिया वॉल ऑफ सीक्रेट जो है उसका कॉन्सेप्ट नया अब सामने आया। अब ये कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया, जरा आप बताएं। ये इतना इंटरेस्टिंग, एक्चुअली एक वीडियो थी जिसने हमें बड़ा इंस्पायर किया। वो वीडियो थी शहजाद रॉय साहब की, द फेमस शहजाद रॉय सिंगर, समाजी कारकुन भी हैं, जिंदगी ट्रस्ट चलाते हैं
हैं, और तालीम पे बड़ा फोकस है शहजाद भाई का, और हमें बहुत अच्छे लगते हैं जब वो तालीम की और बच्चों की बात करते हैं, बच्चों के एम्बेसडर के तौर पे काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी आप अगर ये समझते हैं कि कोई बच्चा एक्सप्रेसिव नहीं है तो देयर इज़ एन आइडिया, आप एक वॉल बनाएं, जो कि उन्होंने प्रैक्टिकली बनाई, और उस पे बच्चों ने अपने अपने जो भी सीक्रेट्स थे जो कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो किसी कार्ड पे लिख के पेस्ट कर दिए, एंड देन यू गॉट टू नो कि इस बच्चे के साथ क्या मसला चल रहा है। अब वो फर्दर अब आपको वीडियो दिखाते हैं, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमने फैसला ये किया कि हम एक तो इस पर बात करेंगे कि वो कौन से अवामिल हैं जो बच्चों को एक्सप्रेसिव नहीं होने देते और उनको कैसे हम मदद कर सकते हैं। लेकिन फिल वक्त शहजाद भाई की वो इंप्रेसिव वीडियो जरा देखिए, एंड देन विल ट्राई कि हम शहजाद भाई से लाइव बात भी करें इस पर। देखिए वीडियो। मैं इस वक्त हमारे खातून पाकिस्तान गवर्नमेंट स्कूल की खूबसूरत लाइब्रेरी में हूँ, और मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि अक्सर बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। बच्चे क्या, अक्सर बड़े भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को जब वो मुश्किल में होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जब भी मुश्किल में हो, किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हो, तो अपने आप को अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पाए, ये सोचे बगैर कि उनके दोस्त क्या सोचेंगे, बुली करेंगे, अम्मी अब्बू क्या सोचेंगे, टीचर क्या सोचेगी, तो प्लीज आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। जिंदगी ट्रस्ट कई सालों से प्रैक्टिस कर रहा है अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे एक्सप्रेस कर पाए अपने आप को। और वो स्ट्रैटेजी है वॉल ऑफ सीक्रेट्स। एक बच्ची ने अपनी फीलिंग बताई है कि वो दरख्त के नीचे खड़ी हुई है और फील कर रही है दैट आई एम सैड बिकॉज आई फील आई हैव नो कॉन्फिडेंस। और इस बच्ची की पेंटिंग देखकर मैं स्पीचलेस हूँ। मैं चाहता हूँ आप इसे थोड़ी देर देख लें। ये लिखती है टॉप पर माई स्प्लिट पर्सनैलिटी, और फिर लिखती है आई एम टायर्ड ऑफ शोइंग द फेक फेस टू द वर्ल्ड, द ट्रुथ इज दैट आई एम ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड बाय द जजमेंट ऑफ पीपल। हमने एक बॉक्स रखा स्कूल में और तमाम बच्चियों को गाइड किया कि वो अपनी एक्सप्रेशंस अपने आर्ट के जरिए इस बॉक्स में डाल सकती हैं, और ये बॉक्स से फिर ये आर्ट वर्क निकलकर इस सीक्रेट वॉल पे जाता है, यानी कि टीचर्स को भी नहीं पता होता कि ये स्टूडेंट कौन है। और यहाँ से ये सारा आर्ट वर्क काउंसलर यानी थेरेपिस्ट के कमरे में जाता है, और ये कमरा बच्चों का सेफ रूम है। यहाँ पर वो हर तरह की बात अपनी थेरेपिस्ट से करते हैं और वो उनकी हेल्प करती हैं। ये आर्ट का करिकुलम हमारी जिंदगी ट्रस्ट की वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल। What a brilliant idea शहजाद रॉय, वी मस्ट अप्रिशिएट। आप जैसे पब्लिक फिगर्स के लिए ये ज़रूरी भी है, और हम अप्रिशिएट करते हैं जैसे आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं। खैर, इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ माहिर नफ्सियात उस्मा मसरूर साहिबा हैं, स्टूडियोज़ के अंदर में ज्वाइन कर रही हैं, इनकी राय हम लेंगे। थैंक यू वेरी मच उस्मा फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाई। आपसे भी बात करेंगे, और इसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे अगर शहजाद रॉय से भी हमारा रब्ता हो और उनसे भी हम बात करें। लेकिन फिल वक्त इस कॉन्सेप्ट के बारे में इन पर्टिकुलर एक्सप्रेशन तो बहुत ज़रूरी है, एक्सप्रेसिव होना बच्चों का बहुत ज़रूरी है। एंड वी नो कि बच्चे बातें छुपाते हैं जब तक कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट ना हो या बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ना हो। हाउ इज दिस आइडिया, इसको देखते हैं। आइडिया तो आई मस्ट अप्रिशिएट द आइडिया, बिकॉज देखिए हमें वो रास्ते निकालने चाहिए जिससे मसले हल हो सकें। और ये एक तरह से उन रास्तों में से एक रास्ता है कि आप बच्चों को लेबल करने की बजाय, उनको सामने लाने की बजाय, उनका फियर और ज़्यादा उनको मतलब काइंड ऑफ एक्सपोज करने की बजाय आप हिडन वे में उनको करें। और दूसरी बात यह है कि जो इन्होंने आर्ट का मीडियम यूज़ किया है कि वो अपनी मतलब आर्ट के थ्रू बताते हैं, तो हमारी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आर्ट थेरेपी, एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी को बहुत वेटेज हासिल है। पहले हम समझते थे कि ये बच्चों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है, हमें वक्त के साथ साथ पता चला कि तो बड़ों के लिए भी है। अगर वॉल ऑफ सीक्रेट्स बड़ों की भी हो तो भी बहुत इफेक्टिव रहेगी। वो कहते हैं ना, दिल अगर बेनकाब होते, सोचो कितने फसाद होते, तो हर कोई इतना एक्सप्रेसिव हो नहीं सकता। और उसकी रीज़न मुझे लगता है कि वो शायद बचपन से जाकर ही मिलती है, कि बचपन में आपके साथ क्या कुछ मतलब बहुत सारी हो सकती है। बचपन में तो डेफिनेटली होती है। एक तो जब आपने पहले ही बात की तो वो बिल्कुल सही कहा आपने कि वो पर्सनालिटी के ऊपर एक तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स पड़ते हैं। तो होता क्या है कि जो चीज़ हाइड करने की ज़रूरत पड़ती है, जो चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो यकीनन ऐसी चीज़ होती है जो आसानी से एक्सप्रेस हो भी नहीं सकती होगी। तो आपकी इन्वायरमेंट कितनी कंफर्टेबल है, आपके पास कोई ऐसा है जो कि सीक्रेट को सीक्रेट की तरह रखेगा, बात को उसी तरह समझेगा जैसे आप बताना चाहते हैं। जनरली बच्चों के ट्रस्ट इश्यूज शुरू में एज के मतलब बचपन में शुरू हो जाते हैं, जब उनके इर्द गिर्द के लोग उस तरह से उनकी बात को समझ नहीं पाते। अच्छा, उसमें इज देयर एनीथिंग, एक तो बच्चा चले कोई राज तो छुपा रहा होता ही है, या उसके दिल में अगर कुछ चल रहा है जो नहीं बता रहा, क्या उस राज को छुपाने के भी कोई सिम्टम्स होते हैं बच्चों के अंदर साइकोलॉजिकली कि ये बच्चा कुछ छुपा रहा है, इसके अंदर कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ होता है? बच्चे तो स्पॉन्टेनियस होते हैं, मासूम होते हैं, ठीक है। अगर वो एक बात छुपा रहा है तो दूसरी निकाल रहा होगा, उसको पता नहीं चल रहा होगा कि वो छुपा रहा है, लेकिन वो छुपा नहीं पा रहा। क्योंकि अगर वो बिल्कुल ही वर्बली छुपा जाता है और बिल्कुल बात करता ही नहीं है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज तो नजर आ रही होती है। आपको लगता है कि वो आइसोलेट हो रहा है, वो अकेला हो रहा है, उसकी एक्टिविटीज चेंज हो रही हैं, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो रही है,
तो मेरा ख्याल है जो करीबी लोग होते हैं, जो रोज बच्चे को देख रहे होते हैं, उनको अंदाजा तो हो रहा होता है कि वो कुछ सस्पिशियस वे में चीजें छुपा रहा है। एग्जैक्टली। और तो पेरेंट्स हमेशा पता चल जाता है। टीचर और सिबलिंग्स, इनका किरदार जो है, इसके ऊपर भी जरा हम बात कर लेते हैं। लेकिन शहजाद रॉय साहब ने हमें ज्वाइन जी, हमें ज्वाइन किया, हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे जरा बात कर लेते हैं। शहजाद रॉय साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। हम आपके ये जो वॉल ऑफ सीक्रेट्स है, इसी को ही डिस्कस कर रहे हैं। इसके ऊपर आजकल काफी बात हो रही है, इस कॉन्सेप्ट के बारे में जरा बताइएगा। हाउ डिड यू कम अप विद दिस आइडिया? ये वॉल ऑफ सीक्रेट का अगर वीडियो आपने अगर दिखाया लोगों को तो उससे कॉन्सेप्ट तो उनको समझ आ गया होगा जी। लेकिन ये आर्ट से रिलेटेड होता है कि आप कैसे इन बच्चों को आर्ट के जरिए आप एक्सप्रेस करवाती हैं उनकी फीलिंग्स। और फिर अगर आपके स्कूल में काउंसलर नहीं हो तो ये एक मसला है, अगर काउंसलर होना चाहिए और अगर है तो ये सारा आर्ट वर्क उनके पास जाना चाहिए ताकि वो वहां पर उस आर्ट वर्क को देखकर समझ सके जब बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि ये टीचर को भी नहीं पता होता कि वॉल ऑफ सीक्रेट पे क्या लगाया हुआ है। तो इस वीडियो के जरिए लोग समझ सकते हैं। शहजाद, एक तो हम बहुत बहुत अप्रिशिएट करते हैं आपकी इस एफर्ट को जो आप कर रहे हैं। दूसरा, आपने जो कि खुद इसमें वालिदैन और टीचर्स का जिक्र किया है, तो हमें क्विकली ये भी बताइए कि ऐसे कौन से फिर इनिशिएटिव्स हैं जब एक इशू हाईलाइट हो गया, आर्ट वर्क सामने आ गया, फिर कौन सी इनिशिएटिव्स हैं जो टीचर्स ले सकते हैं, पेरेंट्स ले सकते हैं उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, उसकी एक्सप्रेसिव होने के लिए बच्चे के? स्कूल के अंदर खुद एतमादी इस तरह से बढ़ सकती है जब बच्चे को सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है कि वो किसी चीज में आगे निकल रहा है। तो स्कूल एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर बच्चों को चेस भी थोड़ा बहुत खेलने मिल रहा हो, थोड़ा म्यूजिक करने मिल रहा हो, थोड़ा आर्ट हो रहा हो, पढ़ाई हो रही हो, स्पोर्ट्स हो रहा हो। इस तरह की बहुत सारे जब लर्निंग मॉड्यूल्स एक स्कूल में चलते हैं तो बच्चा अपना टैलेंट डिस्कवर कर पाता है। और ये एक ऐसा वक्त होता है जब स्कूल को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि वो बच्चा कहाँ पर एक्सेल कर रहा है और फिर वहां पर उसकी मदद करनी चाहिए ताकि वो दुनिया में फिर उसी फील्ड में बहुत आगे जाए। एक और भी अहम इशू वो है हरासमेंट के हवाले से। बच्चों को हम कैसे समझा सकते हैं या बचा सकते हैं हरासमेंट से, और वालिदैन और टीचर्स जो हैं उनको आप क्या मशवरा देंगे? हरासमेंट से बचाने के लिए बच्चों को 2012 में आहंग के साथ मिलकर एक करिकुलम हमारे गवर्नमेंट स्कूल से स्टार्ट हुआ था, फातिमा जना से, और फिर वो सारे पाकिस्तान में गया। और सिंध का ये जो करिकुलम है आहंग का, फिर ये 2018 में सिंध ने भी इसको अपने करिकुलम के साथ मिला लिया। और इसके अंदर सेफ टच, अनसेफ टच, बच्चों को बॉडी हाइजीन के बारे में, इन तमाम चीज़ों के बारे में, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स के बारे में, कि ज़्यादातर 95% से ज़्यादा जो होता है वो करीबी लोग आपको अब्यूज करते हैं, तो बच्चे अक्सर बता नहीं पाते हैं। तो इस करिकुलम के जरिए बच्चे बहुत आसानी से एक्सप्रेस कर पाते हैं अपनी फीलिंग कि अगर कोई उनको किसी भी और अब तो शहजाद सेफ और अनसेफ टच से बढ़ के लोग नो टच पे बात कर रहे हैं। आई थिंक दैट इज मोर सेफ फॉर द किड्स, जिस तरह की अब सूरत हाल हो गई है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। साहब मौजू पे आप काम भी कर रहे हैं और हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू इसको जितनी भी तरवीज इसकी कर सकते हैं वो करें। इस वक्त हमारे साथ ज़करिया है, कॉलर, उसमें आपकी इजाज़त से हम उनसे बात कर लेते हैं, सवाल वगैरह ले लेते हैं। ज़करिया, आप अभी सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ अपना जवाब बताइए, सवाल बताइए ताकि हम उसका जवाब ले सकें। क्या कहना चाह रहे हैं ज़करिया? कैन यू हियर अस? नहीं, लॉस्ट हो गई है। उस्मा, आपने शहजाद की बातें सुनी है, क्योंकि किस हद तक मुत्तफ़िक़ है। और दूसरा, अब एज अ कल्चर इसको कैसे लेके आया जाए, क्योंकि हम पढ़े लिखे माशरे के अंदर या शहरों के अंदर, हालांकि ये अब्यूज़ फैक्टर तो हर जगह है, लेकिन बहुत बड़ा एक माशरे का हिस्सा है जिसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, वो हमारे देहाती इलाके हैं, देही इलाके हैं, जहाँ पे ये बहुत होता है। बच्चे तो हर जगह वल्नरेबल हैं। सो हाउ टू ओवरकम, आई मीन एक कल्चर कैसे लेके आया जाए जिससे सब बच्चों तक पहुंचे? एक तो ये कि अब्यूज़ को थोड़ा रीडिफाइन कर लेते हैं कि अब्यूज़ में ना बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक तो हम सेक्सुअल अब्यूज़ की बात तो करते ही हैं, लेकिन उसके अलावा वर्बल अब्यूज़ भी है, इमोशनल अब्यूज़ भी है, फिजिकल अब्यूज़ भी है। तो बहुत सारी फॉर्म्स जो होती हैं ना अब्यूज़ की, वो किसी भी बच्चे के अंदर ट्रॉमा क्रिएट कर सकती हैं। तो हम जनरली एक ही साइड पे देखते हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल भी देखें तो ये जो आर्ट वर्क बना हुआ है, अगर आप उसको ज़रा देखें गौर से तो पता चलेगा कि वो बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड हैं। जैसे अब वो बच्ची कॉन्फिडेंस उसका वो बताती है, और वो बता रही है कि एक और फेस है जो मैं, इसका मतलब है कि उसके अपने अंदर इतनी कमी है, या उसको इतना बुली कर दिया गया है, उसको इतना लोअर फील करा दिया गया है कि वो समझती है कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये जो एक कल्चर लाने की बात है, तो मेरा ख्याल है कि ये इसी तरह की छोटी छोटी चीजों से आप आगे बढ़ते जाते हैं, ये स्ट्रैटेजीज काम आ सकती हैं। एक्सप्रेशन का जो कल्चर है, दैट शुड बी मोर इंपॉर्टेंट। लाइव कॉलर ने ज्वाइन कर लिया, मैं ज़करिया हमारे साथ मौजूद है। ज़करिया, बताइएगा क्या कहना चाहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी ज़करिया। मैम, मेरा ये सवाल है कि मिसाल के तौर पर अगर वालिदैन के जो आपस में डिवोर्स हो जाती है और जो बच्चा उस पर क्या असर डलता है, और दूसरा ये कि बच्चा छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ापन महसूस करता है और छोटी छोटी बात पर गुस्सा कर देता है, तो इससे क्या हमें मतलब क्या करना चाहिए हमें?
ठीक है, सवाल सुन लिया आपने? जी, प्लीज आंसर। ठीक है ज़करिया, थैंक यू। देखिए, घर का जो माहौल होता है उसका तो डायरेक्ट असर होता ही होता है। फिर एक सर्टेन एज तक बच्चे जब ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे होते कि घर का माहौल क्यों ख़राब है, तो वो ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। जब उनको ये समझ नहीं आ रही होती कि सब क्या चल रहा है, एक और दूसरा ये कि हम कुछ कर भी सकते हैं या क्यों नहीं ये ठीक हो रहा, तो बच्चा फिर अब ज़ाहिर है उसके पास वर्ड्स भी नहीं है, उसके पास इतनी सोच ही नहीं है कि वो आपको बड़े आराम से बताए कि वो किस बात पे अपसेट हो। वो चिड़चिड़ापन हो जाना, जिदें करना, रोना पीटना, ये चीज़ें बीच में शामिल हो जाती हैं। तो फिर हम कहते हैं कि बच्चा प्रॉब्लम कर रहा है, उसके ऊपर और ही प्रॉब्लम हो जाती है जब हम उसको ट्रीट भी नहीं ठीक से कर रहे होते। अच्छा, ये डिवोर्स भी क्या ट्रॉमा क्रिएट कर सकती है बच्चों की लाइफ के अंदर, बच्चों के कॉन्फिडेंस को शेक कर सकती है? क्यों नहीं कर सकते? देखिए, एक यूनिट होता है, दोनों पेरेंट्स के साथ बच्चे अपने आप को कंप्लीट फील करते हैं, तो एक यूनिट के साथ चलें। कभी होता है ऐसा कि कभी सिंगल पेरेंट होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो बच्चा अपनी आंखों से देख ले, जब सारे हालात, जब इस तरह की लड़ाई झगड़े, ब्लेम करना, फिजिकल जो अब्यूज़ होती है, वो सब अपनी आंखों से देख लेता है, तो फिर वो जो ट्रॉमा है ना, वो बड़ा टाइम लेता है उसको हील अप होने में। और अगर किसी के सामने कोई ज़रा कहते हैं ना कि डिसेंट वे में चीज़ें चल रही हैं, ज़रा बच्चों को समझाया भी जा रहा है, बताया भी जा रहा है, इसमें स्ट्रेटजी क्या होती है? क्योंकि ये तो हम कहते हैं कि डिवोर्स डिस्टर्ब ओब्वियसली करती है, आपने कहा यूनिट का, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए दोनों पेरेंट्स की अगर उनके दरमियान सेपरेशन हो रही है और बच्चा बीच में है, और हमारे माशरे में तो हर दूसरे घर का ही जी, अब आजकल तो ये स्ट्रेटजी क्या है? अच्छी स्ट्रेटजी अच्छी स्ट्रेटजी ये है कि अगर तो बहुत छोटा बच्चा है ना, तो फिर एटलीस्ट बच्चे के सामने चीज़ें क्लियर कट नहीं आनी चाहिए कि कोई कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो रिजॉल्व भी नहीं हो सकती, ठीक है। एटलीस्ट बच्चे को पेरेंट्स की प्रेजेंस नज़र आनी चाहिए और मौजूद होना चाहिए दोनों को। अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा है तो हाँ, अब तब आप थोड़े से हालात उसको बता सकते हैं, उसको अच्छे और बुरे की तमीज़ भी बता सकते हैं, उसको सिचुएशन क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे बड़े तेज़ और शार्प हैं, उनके पास बड़ा नॉलेज है। अगर आप उन्हें प्रॉपरली अपना मैसेज कन्वे करें या उनको समझाएं, बताएं, तो वो बाद दफ़ा समझ भी जाते हैं। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि उनकी जो इमोशनल जिस टर्मोइल से वो गुजरेंगे वो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, ये नहीं है। रिवाज नहीं है ना इस तरह से बच्चों को बिठा के बात करने का। एक और लाइव कॉल ये आना चाहिए। याहिया हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। जी याहिया, कैसे हैं आप? बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे? आप दोनों को और मेहमान को सलाम हो। देखिए, बाकी इन्होंने बड़ी अच्छी बात की। मेरे नजर में तो देखिए, मैं हमेशा, मेरे भी 2 बेटे हैं, जाहिर मैं भी इनको डील करता हूँ। एक्चुअली आपका जो कंफर्ट लेवल है ना, बच्चों का कंफर्ट लेवल आपके साथ, आपकी कम्युनिकेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो घबराए ना आपको कुछ बताते हुए। उनको ऐसा अपने एटमॉस्फेयर देना है कि अपनी बात वो आपसे कर सकें। अब आप अगर यार ज्यादा सख्ती करेंगे तो डेफिनेटली वो आप कहीं और जाके अपनी फ्रस्ट्रेशन दूर करेंगे, कहीं और किसी या वो एटमॉस्फेयर कैसे दे सकते हैं? बीइंग पेरेंट हमें बताइए, आपके ज़हन में क्या? मैं बिल्कुल, आई कैन टेल यू दैट। देखिए, एटमॉस्फेयर ऐसा दे सकते हैं कि आप उनसे फ्रेंडली रहें, आप उनसे बातचीत रखें और आप हर बात पे चिल्लाएं चीखें नहीं, आप उनकी बात सुने। हम बात सुने बगैर, यार तू ये नहीं कर सकता, यार ये नहीं होगा, ये बात नहीं हो सकती, मेरे ये उसूल के खिलाफ है। जहां आप अपने उसूल की बात करते हैं तो अपने रिश्तों को आप अपने उसूलों पर कुर्बान नहीं कर सकते। आपको चाहिए कि बच्चों की शूज में जाके देखें। जैसे मैम ने कहा ना, बात ये है कि आजकल के दौर के अंदर हमें पेरेंट्स को भी अपनी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, कुछ लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि बच्चों से किस तरह करनी है। मेरा सवाल सिर्फ ये कि मैं मुख्तसर करके पूछना चाहूंगा, लेकिन मैम बात ये है कि हमारे यहाँ ये होता है कि हम जब बच्चा क्योंकि सवाल जवाब करता है ना, तो हम सवाल जवाब पे इरिटेट होते हैं, हम उसके अब हम क्या करें कि हमारा बच्चा अगर ऐसे ऑकवर्ड भी क्वेश्चन पूछ ले तो हम अपने आप को जज्बात पे कंट्रोल करते हुए कैसे उनको जवाब दें, ये मेरा क्वेश्चन। हम अपने जज्बात पे काबू कैसे रखें बच्चे के उन सवालात के सामने जो समहाउ ऑकवर्ड हैं या इनका जवाब देने को हमारा दिल नहीं चाह रहा, बीइंग पेरेंट, या हम अपनी टेंशन में और बच्चा अपने सवालात कर रहे हैं। ये अभी इन्होंने बात की और बड़ी अच्छी कि हमें खुद भी एज अ पेरेंट ट्रेन होना है ना। मतलब हम हर वक्त बच्चों से, औलाद से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको तमीज़ से सुनना चाहिए, उनको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मैं जब भी कभी बात करती हूँ, मैं कहती हूँ कि ये जो नया एरा है जिसमें चैलेंजेस पेश आ रहे हैं कि बच्चों के साथ कैसे कम्युनिकेट करें, और वो जो कम्युनिकेशन गैप है, मैं कहती हूँ कि वो पेरेंट्स के साइड से कवर होना चाहिए कि उनको अंडरस्टैंडिंग, एक तो बच्चों की एज और आजकल के दौर के मुताबिक आप उन्हें डील करें। और दूसरी बात ये कि अभी ये आपने कहा ना कि कैसे आजकल हमारे यहाँ तो रिवाज नहीं है कि बैठ के बताया जाए, तो देखें ये रिवाज तो फिर डेवलप करना पड़ेगा क्योंकि आप उनको कॉन्फिडेंस में लेंगे, और जब आप उनको कॉन्फिडेंस में लेंगे तो आपके अपने अंदर भी हौसला आएगा कि आपने तरीके से बात करनी। वी हैव अनदर कॉलर पारस, आपकी इजाजत से जरा उनसे बात कर लें। पारस इमरान, क्विकली क्या सवाल है आपका? पारस, कैन यू हियर अस? पारस,
आई थिंक वी लॉस्ट द कॉल। इट्स ओके, आप प्लीज मैं कंटिन्यू करूंगी कि फिर अगर आगे से बच्चे का रिस्पांस जो है वो ओवरली इमोशनल आ जाता है, वो ओवर रिएक्ट कर देता है, वो टेंट्रम थ्रो कर देता है, तो उसको भी बर्दाश्त करने का हौसला रखें। क्योंकि जब आप एक अनयूजुअल चीज़ बच्चे को बताएंगे जो उसके लिए इमोशनली ओवरवेलमिंग होगी, तो अब आप ये कहें कि नहीं अब तुम आगे से रिएक्ट भी नहीं करो। उसमें क्विकली एट लास्ट कोई ऐसी प्रैक्टिस जो बच्चों के साथ माँ को, वालिद को या दोनों को मुसलसल करते रहनी है ताकि वो अपने आप को एक्सप्रेसिव रखें? कोई एक ऐसी प्रैक्टिस, कोई ऐसी चीज? यही बात है कि डोर्स ऑफ कम्युनिकेशन शुड ऑलवेज बी ओपन, कि एक दूसरे से बात करते, जो आप बच्चे के को कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो करते रहना चाहिए, और जो वो कम्युनिकेट कर रहा है फिर उसको सेंसिबली हैंडल, शायद हैंडलिंग करना कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी चीज़ है इस वक्त। चले, आपका बहुत शुक्रिया, तशरीफ लाई, आपने बहुत अहम तरीके से, बहुत अहम मसले को बहुत आसान तरीके से हमारे सामने बयान किया। उम्मीद है आपको फ़ायदा हुआ होगा। वेलकम बैक। सो इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। अब जिस स्टार को हमने आपके लिए मदऊ किया था और थैंक्स टू हिम उनको रोक के रखा था, इतनी देर वो वेट कर रहे थे। यूजुअली स्टार्स वेट नहीं करते, बट ही इज काइंड ऑफ अ स्टार जो सिर्फ म्यूजिक से ही, अपने काम से ही, अपनी गायकी से स्टार नहीं है, ये अपने रवैये से भी स्टार है। जिससे मिलते हैं ना उनको बहुत ही भा जाते हैं। ये हम स्टार शाह की बात कर रहे हैं। बाकायदा तौर पे करियर तो बहुत अरसा पहले शुरू किया लिखने का, गाने का, लेकिन दुनिया के सामने आए जब इन्होंने कोक स्टूडियो 15 के अंदर 2 AM जो उसकी सेकंड रिलीज थी आई बिलीव, उसके अंदर नजर आए ज़ीशान के साथ, और उस गाने ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में, भारत में धूम मचाई। अब इनका एक और गाना यू हैव नो आइडिया, वो जब सामने आया और उस गाने को फीफा ने ऑफिशियली रोनाल्डो की लाइफ के ऊपर बनाया। अगर आप टिकटॉक पे ऑफिशियली देखें तो रोनाल्डो की लाइफ पे इस गाने को जब उन्होंने लिखा तो लोगों की आंखें खुली कि ये क्या सॉन्ग है, ये कौन लिख रहा है। तो पाकिस्तानी ड्रेक भी इनको कहा जाता है। इनका थोड़ा सा काम आपको वंस अगेन दिखाते हैं, देन वील टॉक टू स्टार शाह लाइव। जी, स्टार शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, आपकी बात कराते हैं, मुलाकात करवाते हैं और उनसे जानते हैं कि वो कैसे हैं, उनकी सुबह कैसी हुई है। स्टार शाह, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। प्राइड ऑफ उकाड़ा थे आप, लेकिन अब प्राइड ऑफ पाकिस्तान बन चुके हैं माशाल्लाह से, एंड थैंक यू सो मच। आप बहुत देर से वेट कर रहे थे, हमें भी बड़ा इंतज़ार था, जल्द से जल्द आपसे बात हो। आमिर शाह से स्टार शाह बनने तक का सफ़र, इसके बारे में ज़रा बताइए हमें। लंबा है सफ़र, कोई 15 साल का। लेकिन अल्लाह ताला ने आपका एक टाइम मुकर्रर किया होता है किसी भी चीज़ के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो एक म्यूज़िक में, पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री में नाम बन चुका है, लोग जानते हैं मुझे इसी नाम से, तो बहुत अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। स्टार शाह, एक वक्त था वो जो जैसे आप कहते हैं ना, नहर के किनारे बैठ के आप ऐसी शायरी लिखते थे जिसमें आप लोगों को अपनी ज़िंदगी बताना चाहते थे। आज दुनिया आपकी शायरी के ज़रिए दुनिया के सबसे बड़े स्टार रोनाल्डो की ज़िंदगी जान रही है। हाउ डज इट फील ब्रदर? मेरे लिए सर बहुत ज़्यादा ऑनर की बात है कि जो मेरी राइटिंग है, जो नो आइडिया गाने की शायरी है, उसमें मैं शायद अपनी स्ट्रगल या अपनी लाइफ के चैलेंजेस के बारे में, या जो मैं फ़ेस करता हूँ या हम सब जो फेस करते हैं, मैं उसके बारे में बता रहा था। लेकिन वो गाना कैसे पाकिस्तान की आवाम से निकल कर रिलेट कर गया रोनाल्डो की स्ट्रगल स्टोरी के साथ, तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात है। रियल स्ट्रगल जो है ना वो रिलेट करते हैं उससे लोग, बिल्कुल दुनिया में कहीं भी किसी की बिल्कुल ऐसे ही है। ये बताइए कि कहाँ से शुरू किया था, किस वक्त शुरू किया था, और कब आपको पता चला कि यार सिंगिंग ही मुझे करनी है, और किसने आपको बताया कि यार तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तुम्हें गाना गाना चाहिए? आवाज़ तो मेरे ख्याल में स्कूल टाइम से ही मुझे पता था कि मेरी आवाज़ थोड़ी बेहतर है, मैं गा सकता हूँ। मतलब मैं बेसुरा नहीं हूँ, बेताला नहीं हूँ, मुझे सेंस है म्यूज़िक की। तो लेकिन प्रोफेशनली जो है वो 2019 में मैंने जो है पहला गाना रिलीज़ किया उगाड़ा वाला के नाम से। तो उसके बाद जो है फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है वो जो है वो सफ़र जारी रहा, और फिर कोक स्टूडियो के ज़रिए होते हुए अब नो आइडिया तक बात आ गई है। तो आइडिया नहीं था कि कैसे यहाँ पर आ जाऊँगा, बट नाउ वी हैव आइडिया कि आप किसी जो है ना वो क्या है। जरा कुछ सुना दीजिए वैसे, उसके बाद दोबारा वो 2 AM वाला ही सुन लें। 2 AM वाला, अगर 2 AM वाला ही रैप, अगर इफ यू रिमेंबर दैट, या वो शायरी अगर सुना पाए हमें स्टार शाह। हाँ, मैं अगर आप इजाज़त दे तो नो आइडिया थोड़ा सा बुला दूँ। आप स्टेज इज योर्स सर। मेरे यार नू कहंदे ऐ लोकी, चौरी तू शाह नू बुलांदा क्यों,
ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਏ ਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਗਾਣੇ ਸ਼ਾਣੇ ਐ ਗਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਜੇਬ 'ਚ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਹਰ ਸੰਡੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ You have no idea You have no idea You have no idea You have no idea ये लाहौर की क्या कहानी है? अच्छा Give us an idea लाहौर की क्या कहानी है? that line as well. इस सवाल का जवाब जरा स्टार शाह दे दे फिर मैं वो दूसरी लाइन भी सुननी है रोनाल्डो वाली जी ये लाहौर की कहानी क्या है आयशा पूछ रही है जरा हाँ प्लीज जी आयशा मैं एक्चुअली आई वाज अ टीचर तो मतलब मुझे ओकाड़ा में पढ़ाना पड़ता था फ्रॉम 8 to ऑलमोस्ट 8 इन द इवनिंग तो सुबह 8 से रात 8 बजे तक मैं ओकाड़ा में पढ़ाता था स्कूल ट्यूशन अकेडमीज़ वगैरह और रात को 8 बजे जो है मैं वहाँ से निकलता था और फिर लाहौर आता था यहाँ स्टूडियो में आके गाना रिकॉर्ड करना गाना शूटिंग है तो शूटिंग करनी फिर रात को ही वापस चले जाना और फिर जो है ना अगले दिन सुबह फिर स्कूल से छुट्टी भी नहीं करनी और स्कूल में पहली क्लास भी लेनी और सारा दिन ऐसे चलना तो मतलब मैंने वो जो है ना स्ट्रगल बहुत किया है तो मुझसे लोग मुझे जो है ना वो अक्सर औकात पूछते थे कि शाह साहब तुहानू होया कि मतलब तुसी मतलब लाहौर का तो जानते हर इतवार नू बिकॉज मुझे मंडे टू सैटरडे पढ़ाना पड़ता था ये जो लाहौर से मोहब्बत है दरअसल किसी और से मोहब्बत है आपकी सिंगिंग से मोहब्बत ही है नहीं हाँ मैं मतलब आई जस्ट लव द म्यूजिक माई म्यूजिक तो मतलब मुझे मंडे से सैटरडे पढ़ाना पड़ता था और फिर सैटरडे की नाइट को मैं निकलता था और संडे को यहाँ पर आके काम वाम करना यानी कि वो एक स्ट्रगल है जो मतलब लोगों को पता नहीं है लोग आज मुझे समझ सकते हैं स्टूडियो में देख रहे हैं आइडिया कि उसमें क्या है वो जरा लाइंस वो रोनाल्डो की जो उसके ऊपर लगी हुई है लोगों ने स्टूडियो में देखा स्टार शाह वो भी जरा रो के गुजारी है किसी को कोई आइडिया नहीं है जरा वो भी सुनाए ना हाँ मतलब मेरे ते किनिया ने जिम्मेदारियां यू हैव नो आइडिया किनिया ख्वाहिशां दिल च मारियां यू हैव नो आइडिया किनिया रातां मैं रो के गुजारियां यू हैव नो आइडिया किन्ने लोकां ने कीती गद्दारियां यू हैव नो आइडिया यू हैव नो आइडिया यू हैव नो आइडिया तो मतलब मेरी या ਤੁਹਾਡੀ या ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚੈਲੰਜਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਉਹੀ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਵੇ ਕਿ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਨਰ ਸੈਲਫ ਨੂੰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਜੱਜ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ करना दिस इज द बेसिक थिंग है होना चाहिए एब्सोल्युटली राइट जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे हाँ बोलें जी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे वो शहजाद राय सर के साथ आप बात कर रहे थे और किसी ने कॉल पे बात की कि ऐसे अगर डाइवोर्स हो जाए पेरेंट्स के दरमियान तो बच्चे पे क्या बीतेगी उन्होंने बच्चे को पता है कि या पेरेंट्स को पता है कि उन्होंने की बीत रही है क्योंकि किसी को आइडिया कोई नहीं बाकी लोग तो बातें कर सकते हैं अच्छा स्टार शाह आपको सिर्फ पाकिस्तान से नहीं मैंने कई ऐसी रिएक्शन वीडियोस देखी हैं क्योंकि इंडिया में एक बहुत ट्रेंड है यूट्यूबर्स का कि वो रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं वो रिएक्ट करते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर अपनी राय देते हैं आपको लोग बहुत पसंद करते हैं आपके अटायर को द वे यू राइट और अब चूंकि सिद्धू मूसेवाला करण औजला टाइप जनरेशन हमारी चल रही है जेन जी में बड़ा उनका क्रेज़ है तो आपकी जैसी राइटिंग है वो भी बड़ी इंस्पायरिंग है क्योंकि वो रियल लाइफ से रिलेट करती है आप क्या कहेंगे जो प्यार आपको बॉर्डर के उस पार से उस पंजाब से मिल रहा है और आपकी राइटिंग्स कहाँ जाके थमने वाली अल्टीमेटली कुछ इनकलाबी लिखने वाले हैं आप बस सर पहले तो मैं जितने भी लोग प्यार कर रहे हैं पाकिस्तान से मेरे अपने लोग और फिर बॉर्डर पार से जो भारत से या इंडिया से जो लोग प्यार कर रहे हैं स्पेशली उत्थे दा जिहड़ा पंजाब है दे आर लविंग मी तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया धन्यवाद सब दा मेहरबानी तुहाडा शुक्रिया तो बस मतलब मैं इनकलाबी मैं तो मतलब मैं कुछ सोच के नहीं लिखिया बस मैं लिखदा वां मैं अपने आप चुके पंजाबी पोइट कहना तो मेरी शायरी है जी मैं लोगों तक पहुँचा रहे हैं तो लोग उन्होंने किस तरह परसू कर रहे हैं उन्होंने कितने यूज़ कर रहे हैं क्योंकि गाना हुण जो मैं लिख देना फिर वो गाना ऑडियंस का हो जाता है तो उन्होंने जिदा भी लैके चलन आया आई डोंट माइंड बड़ा बल्कि मैंने तो चंगा लगेगा अच्छा स्टार शाह हर आर्टिस्ट जो है ना वो कहता है कि जब मैं म्यूजिक बनाता हूँ ना तो उसका एक प्रोसेस होता है आपका क्या प्रोसेस है जिस वक्त आप लिख रहे होते हैं इंस्पिरेशन कहाँ से लेते हैं या फिर वो कहते हैं ना आमद होती है शायरों को तो आपको भी आमद होती है
जी हाँ जी, मतलब दो तरह की सिचुएशंस होती हैं। कभी तो मतलब मुझे सिचुएशन दी जाती है किसी भी सिंगर को या कंपोज़र को कि यार ये सिचुएशन आपने इस पे लिखना है। और कभी कभी ये होता है कि दिमाग में कोई चीज़ चल रही होती है, आमद होती है, तो कोई टॉपिक जहन में आ जाता है, तो फिर उसके राउंड जो है फिर अल्फाज ढूंढे जाते हैं और फिर उस ताकि उस टॉपिक को जो है वो सही से निभाया जा सके। और जो मैसेज, अगर मैं बिकॉज आई एम अ स्टोरी टेलर, तो रैपर हूँ मैं, तो मैंने अपना मैसेज कन्वे करना है अपनी शायरी के जरिए, तो बस उसी की तरफ फोकस होता है। कुछ शायरी तो आप गा देते हैं, वो हम तक पहुंच जाती है, कुछ आप नहीं गाते, जो आप अभी तक आपकी ना कलम और कागज़ की जीनत है। हम चाहते हैं कुछ हमें उसमें से ऐसा जो दिल के बड़े करीब है स्टार शाह, कुछ हमें अपनी पोइट्री में से कुछ भी सुनाना चाहे। हाँ, मतलब मैं लाइक जो मेरा जर्नी है, मैं कहाँ से शुरू हुआ, उकाड़ा शहर के छोटे से कमरे से, फिर कोक स्टूडियो, अब नो आइडिया एंड ग्लोबली आई एम गेटिंग रिकग्निशन। तो मतलब मैं उसके लिए मैंने कुछ लिखा है, मैं आपकी नज़र करता हूँ कि अज वाली लाइफ कल नालों चंगी है, पहली लाइफ सारी दुखों विच लंघी है, रनिंग ऑन द रोड ऑफ कामयाबी ऑन माई ओन, अगे जान ली मैं लिफ्ट कदे नहीं मंगी है, गोइंग विद द फ्लो 10 साल तो करा मैं शो, आई गो फेम आई गो फो, नाका ला के खड़े फो, मेरे तो सड़न जो देखो पीछे रह गए हो। इस तरह की शायरी है। थैंक यू। अच्छा, मैं 2 AM भी सुनना चाहूंगी, थोड़ा सा जरा स्टार्ट वो भी सुनाना चाहें। जी जी, मैं क्यों नहीं। तो खा हर पासे दिलों विच चोर रखदे ने बुलियां ते झूठे हासे, हे हाय धोखा हर पासे दिलों विच चोर रखदे ने बुलियां ते झूठे हासे, हे लोकी नफरत दी कोई एक्सपायरी होनी चाहिए, बिल्कुल सच्चियां मुहब्बतां दी कोई डायरी होनी चाहिए, 100%। मुजस्मे बना के खड़े करो लैला मजनू दे पूरे शहर च, सच्चे आशिकां दी याद विच शायरी होनी चाहिए। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। हुन जो फेम फूम भी आ गया, लोग जानते भी नहीं, सोशल मीडिया पेनिट्रेशन भी हो गई, कोक स्टूडियो दा टैग भी लग गया, हुन भी तो हर पास है शाह साहब जी, हाली भी हाँ ना देखो वो तो मतलब हाँ जी देखो मतलब लोग तो वही ने ऐसी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮਿਲਣਾ, ਯੂ نو, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਿਸੀव कर सकते हैं, वो चाहे पॉजिटिव चीज़ है या नेगेटिव चीज़ है। ये सारी जो तब्दीली हुई है इस कोक स्टूडियो 15 के बाद, खास तौर पर अब मुझे आपने कहानी सुनाई थी कि जुल्फी भाई ने आपको एक यूट्यूब पे रफ सा बनाया हुआ ट्रैक सुना और उससे आपको कांटेक्ट किया, एंड देन 2 AM हैपेंड। इस तब्दीली को कैसा महसूस करें सर नाउ, मतलब यूर स्टार इन रियल सेंस, इन रियल मीन, नॉट जस्ट बाय नेम, क्या एहसास है, क्या फीलिंग है स्टार? हाँ मतलब मेहनत पहले भी कर रहा था, लेकिन पहले इतनी जिम्मेदारी नहीं थी, ट्रस्ट में। मतलब अब 2 AM के बाद मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ गई है कि मुझे अपना पहले से भी, इफ़ आई वॉज गिविंग 100%, नाउ आई हैव टू गिव 200% मे बी। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲੀ ਲਿਰਿਕਲੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਬਸ, ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਪ ਹੌਪ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਿਪ ਹੌਪ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇਜ਼ ਗਰੋਇੰਗ ਅਪ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਪ ਹੌਪ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਚੜਾਵਾ ਦੇ ਸਕੀਏ, बता सकी ऐसी। अच्छा सर, बहुत सारे स्टार्स जो हैं, सिंगर्स, वो हम इंडिया की बात करें या पाकिस्तान की, उनके इंटरव्यूज जब आप देखते हैं या जब उनसे आप बात करते हैं, तो एक खौफ जो है वो उनको ये भी होता है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, फेम उनको मिल गया, लेकिन फिर डर रहता है कि उनको मैचअप करना है, लेवल अप करना है अपने काम के साथ, एक्सपेक्टेशन से बढ़कर काम करना पड़ेगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो क्या ये डर या खौफ होता है कि कहीं आप फेड आउट ना हो जाएं, सिर्फ एक गाना या 2 गाने या चंद गाने आपके हिट हुए हैं, तो उससे लेवल अप किस तरह से करना पड़ता है और उसका प्रेशर कितना होता है? आई हैव अ सिंपल फार्मूला जिस पे मैं अमल करता हूँ। देखिए मेरा काम है लिखना, और मतलब मैं इदा नहीं लिखता, मतलब तुम मैंने कहो कि लिख दे तो फौरन मैं कुछ लिखदा ना हूँ। आई नीड टाइम, मतलब आई नीड आइसोलेशन। तो मतलब मैनू पता कि जी तुसी पूरे दिल दे नाल लिखोगे तो उहदे च रूह डालण दी कोशिश करोगे, तो मैनू पूरा यकीन है कि वो लोगों के दिलों नू छूएगी, वो चीज़ कनैक्ट करेगी लोगों के नाल। ते बस मिशन यही है, मतलब कोई फेम या मतलब
ग्लोबली वाह नहीं चाहिए, बस सिर्फ ये चाहिए कि अपनी शायरी लोगों तक पहुंचाना और लोग अगर उनके नाल जोड़ते हैं। सरशा इन दी एंड ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਇਹੀ ਕਰਦੀ। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਦੇ ਨੇ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ, ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਲੇਕਿन पहले कोई मैसेज दे दो प्लीज। जी हाँ जी, मतलब मैं जितने भी देखने वाले और सुनने वाले इस टाइम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप अगर सिंधी हैं, पंजाबी हैं, बलोची हैं, पठान हैं, वट एवर यू आर, आप पाकिस्तानी हैं और अपने आप को जो है ना जो है उस पर फ़ख्र महसूस करें। जिदा मैं पंजाबी हाँ, आई एम प्राउड टू बी अ पंजाबी, मैं पाकिस्तानी है, मैंने फ़ख्र है और मेरी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान च रहंदे होए या पाकिस्तान तो बाहर मैं पाकिस्तान की इमेज का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। आप इन दी एंड जाते एक दो लाइंस प्लीज, एनीथिंग अपनी या किसी और आर्टिस्ट। जी हाँ जी, मैं ज़रूर सुनाता हूँ। मैंने एक सोनी, एक मेरा पुराना गाना था सोनी मैनू पार लगा दे वे कड़िया, उसकी कुछ लाइनें मैं आपकी नज़र करता हूँ। मैंने उसमें रैप लिखा था उसके लिए। हो कीते कौल मैं जरूरी मेरी जाना मजबूरी, मैनू ले जा उस पार चल कड़िया, तेरी पैनी तेरे हाथ जोड़नी है, तेरे अगे मिन्नतां ते तर लेने अड़िया, मेरा माही वाल कर दाए वेट वे, ले जा छेती छेती करी ना तू लेट वे, मेरे प्यार नू तू ताड़ डुब जानिया, ताइयों चमकूगी सोनी दी फेट वे, मैनू पार लगा दे वे कड़िया, मिन्नतां तेरियां कर दी, मैनू पार लगा दे वे। क्या कह रहे हैं साशा, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आप एज एन आर्टिस्ट, एज अ ह्यूमन खूबसूरत हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर साशा। हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि अच्छा म्यूजिक जो है ना हम आपका सुनता रहे। थैंक यू सो मच। एंड आयशा, हम जहाँ पे बैठकर वी आर अप्रिशिएटिंग एंड प्रेजिंग, वो भी बहुत हंसते हैं, करण औजला, सिद्धू मूसेवाला जो लिखते हैं, अपने आर्टिस्ट को देखें कितनी तगड़ी पोइट्री लिख रहे हैं जो पंजाबी समझने वाले हैं। स्टारशाह, फ्यूचर इज योर्स, जस्ट डोंट स्टॉप राइटिंग, डोंट स्टॉप सिंगिंग, तो इंशाल्लाह फ्यूचर आपसे बिलोंग करता है। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, अब तो बनती है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। इस सेगमेंट में हम बात करते हैं बर्स या फुलबहरी की बीमारी के बारे में, जिसको अंग्रेजी ज़बान में विटिलाइगो भी कहा जाता है। ये बीमारी जो है इसको कहा जाता है कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत की, यानी कि आपकी इम्यूनिटी की बीमारी है, जिसमें जिस्म का मुदाफ़ियती निज़ाम जल्द में रोगन के खुलियों पर हमला करता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसको लाहक होने की सूरत में जल्द का मेलानिन जो होता है ना, जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपके स्किन कलर के ऊपर, वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है और इन पिगमेंट्स को कहा जाता है जिनकी वजह से जल्द में रंगत पाई जाती है। ये इसकी थोड़ा सा हमने इसके बारे में आपको बताया, बहुत से लोग इसका शिकार हैं। एक तो उनको ये नहीं पता कि क्या ये क्योरेबल है, इसको क्योर कैसे किया जा सकता है, इसका इलाज कितना लंबा है, महंगा है। हमने इस सब फैक्टर्स को सोचा एड्रेस करें। आप भी अपनी राय दे सकते हैं इसके ऊपर। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मारिया सैयद हैं जो कि ज्वाइन कर रही हैं, इसी के ऊपर बात करते हैं। डॉक्टर मारिया, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम फॉर बीइंग विद अस। सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, मोटा मोटा तो जो हमें मालूम था हमने बताया, आप बीइंग एक्सपर्ट बताइए बीमारी है क्या एक्चुअली। फुलबहरी, जिसको हम बर्स भी कहते हैं, विटिलाइगो भी कहते हैं, ये बेसिकली ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ हम उनको कहते हैं जिसमें आपकी अपनी इम्यूनिटी जिस्म के कुछ खुलियों के ख़िलाफ़ हो जाती है, कुछ सेल्स के ख़िलाफ़ हो जाती है। और फुलबहरी में ये ऑटो इम्यूनिटी अटैक करती है मेलानोसाइट्स पे, जो हमारा रंग डिटर्मिन करते हैं, यानी हमारी रंगत को कि किसी का क्या रंग है, ये रंग बनाने वाला खुलिया है। उसको जब अटैक करते हैं तो वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो फिर हमारे वाइट धब्बे, सफ़ेद रंग के धब्बे बन जाते हैं पैचेस की सूरत में, जो कि शुरू में बहुत कम भी हो सकते हैं, एक आध पैच हो सकते हैं और वक्त के साथ साथ खुदा ना खास्ता किसी पे। अच्छा डॉक्टर मारिया, एक बड़ी मिथ भी पाई जाती है ना, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मछली के बाद अगर आप दूध पी लें तो उसकी वजह से ही बीमारी लग जाती है, तो ये मिथ्स को ज़रा क्लियर कीजिएगा, वाकई में ऐसा है, एहतियात करनी चाहिए? बेसिकली इसकी जो डिजीज़ कॉज है ना, जिसको हम इटियोलॉजी कहते हैं, वो है ऑटो इम्यून। वो बेसिकली वो कुव्वत ये होती है जो कि इन्वेडर्स, यानी कि बाहर से आने वाले पैथोजेंस के ऊपर अफेक्ट कर रही होती है, उसको सेव कर रही होती है हमारी बॉडी को। लेकिन ऐसी ग्रुप ऑफ डिजीज़ हैं जो हमारी, जिसमें हमारी अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत हमारे अपने जिस्म के सेल्स के अगेंस्ट हो जाती है। उसमें से एक और मैं नाम लूँगी आपकी उसके आसानी के लिए, बालचर भी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। फिर और बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, और स्किन में बालचर, फिर थायराइड की कुछ डिजीज़ ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, अनीमिया जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी है। तो जिस्म के हर हिस्से में कुछ ना कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं।
तो ये उसका पार्ट है। फिर जेनेटिक एलिमेंट इसमें बहुत होता है, जैसे पेरेंट्स को हो तो देयर इज ऑलवेज अ चांस के बच्चों में हो, पेरेंट्स नहीं मतलब फैमिली ट्री में, मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर पेरेंट्स को हो तो बच्चों में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फैलती कैसे है? क्या छूने वगैरह से भी हो सकती है ये बीमारी? अच्छा, ये बिल्कुल एक से दूसरे को नहीं लगती और ना ही ये इस तरह ट्रांसफर होती है, से, छूने से। नहीं, ये कंटेजियस बिल्कुल भी नहीं है। आपने जिक्र किया मछली और दूध का, इसका किसी भी फूड के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और बाज़ दफ़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, हम हर पेशेंट को बल्कि दोबारा बताते हैं, उसको एंडोर्समेंट करते हैं इस बात की कि छोटे बच्चों को अगर ये खुदा ना खास्ता हो जाए तो हम उसको कहते हैं कि इसका दूध मत छुड़वाएं, मतलब इसको दूध दें, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मिल्क। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि खटाई वाली चीज़ें जिनको सिट्रस जिसमें बिल्कुल कोई अच्छा, कुछ खाने की वजह से भी फैल सकती है ये बीमारी? कोई ऐसी ग़िज़ाएं हैं जिनकी वजह से ये बीमारी फैले? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, खाने पीने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। यस, ये अगर फेस के ऊपर हो जाए तो हम फीमेल्स जो हैं स्पेशली आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ें चेहरे के ऊपर लगाने की आदत होती है, जो हमने इश्तिहार देखा, जो सीरम देखा, जो देखा वो पूरी रूटीन होती है। यस, हाँ, डे एंड नाइट रूटीन। वो तो लोग आजकल उनका फेवरेट क्वेश्चन है ओपीडी में कि हमें रूटीन बना के दें। तो बेसिकली ये अगर आप इस पैच को, आपके फेस के ऊपर पैच है, स्पेसिफिकली मैं फेस के ऊपर बात करूंगी, इस पैच के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें लग जाएं जो इरिटेंट कॉज हों, आपकी स्किन के लिए हों। इरिटेशन का मतलब है कि आपकी स्किन खुश्क हो जाए, उस जगह से खारिश होना शुरू हो जाए, टिंगलिंग होना शुरू हो जाए, सुइयाँ चुभना शुरू हो जाएं, सूरज की रोशनी में आप जाएं तो थोड़ी सी चुभन हो, ये वाली चीज़ें। बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं तो बहुत हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं, बट नॉट फॉर विटिलिजिनस स्किन, फुलबेरी वाली स्किन के लिए नहीं। तो जब आप ये चीज़ें अप्लाई करेंगे तो फुलबेरी बढ़ने का खदशा है, वो बढ़ सकती है। जब भी उसके ऊपर इरिटेशन आएगी, उसके ऊपर खारिश होगी, उसके ऊपर छिलका आएगा, तो देयर इज़ अ चांस कि फुलबेरी का पैच बढ़ जाए। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई सिंगल पैच की फुलबेरी है और वो स्टेबल है, तो आप कोई भी चीज़ लगाने से पहले ज़रूर जो है ना वो दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। इसी भी चूँकि बात हो रही है तो इलाज का भी एक पहलू बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसका इलाज क्या है ओवरऑल, क्योंकि सारी बातें लोगों को नहीं समझ आती, लोग परेशान भी बहुत हो जाते हैं। इसके बारे में हमें बताइए। इसमें जो सबसे हम चीज़ देखते हैं ना, इनकाउंटर करते हैं ओपीडीज़ में, वो ये होता है कि पेशेंट को जब लग रहा होता है ना ये सफ़ेद पैचेस बन गए हैं, तो वो इतने एंग्जाइटी लेवल हाई होता है सिर्फ इस वजह से कि दे थिंक कि इसका कोई इलाज नहीं है। तो इसमें इलाज बिल्कुल है, और जितना अर्ली इलाज स्टार्ट कर दिया जाए ना, यानी उसके स्टार्टिंग में, यानी आपकी जो इम्यूनिटी है वो अगेंस्ट हो रही है, उस वक्त ही अगर इसको पकड़ लिया जाए तो बहुत अच्छा इसका इलाज है। इसमें लगाने वाली क्रीमें हैं बहुत ज़्यादा ऐसी, अब तो बहुत एडवांस क्रीम्स जो कि जिनका नाम मैं लूँगी, जैक इनहिबिटर्स, जो कि पूरी दुनिया में अवेलेबल हैं, अब पाकिस्तान में भी बहुत ईजीली अवेलेबल हैं, वो आ चुकी हुई हैं। फिर कुछ इसके शुआओं वाले इलाज हैं जिनको हम आम लफ्ज़ों में UVB थेरेपी कहते हैं, नैरो बैंड UVB थेरेपी, और कुछ इसके मेलानोसाइट ट्रांसप्लांट वाले भी इलाज हैं, और दिस इज द मोस्ट एडवांस ट्रीटमेंट इन विटिलाइगो। और ये सच रिलीफ है सुन के कि इसका इलाज मौजूद है, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता था कि शायद इसका कोई इलाज मौजूद नहीं है। अच्छा डॉक्टर मारिया, आखिर में कुछ टिप्स आप देना चाहेंगी? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एकदम से सफ़ेद धब्बे आना शुरू हों तो उसको विटिलाइगो मत समझें। देयर आर लॉट ऑफ मोर डिजीजेज जो कि विटिलाइगो लाइक लग सकती हैं, फुलबेरी की तरह लग सकती हैं। तो ऑलवेज़ हेल्प लें, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट नियरेस्ट को रब्ता करें, और दूसरा ये कि जितना अर्ली आप उसको ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर दें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाई, आपने इस इंतहाई अहम मौजू पे हमारे साथ बात की। आई होप कि हमारे जो देखने वाले हैं इनको बहुत हेल्प हुई होगी। हम आपकी लाइव कॉल्स नहीं ले पाए, टाइम कम था, लेकिन आप ज़रूर इसको हम कोशिश करेंगे कि फीडबैक आपका आए तो ज़रूर इस पर दोबारा इंशाल्लाह बात करें। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और एहतियात वंस अगेन इलाज से बेहतर है। और अगर कुछ फील हो तो गो टू योर डॉक्टर, ज़्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ क्योरेबल, ये सबसे अच्छी बात है। बहरहाल जी, टैलेंट हंट का आपको पता है हमने एक सेगमेंट शुरू किया जिसके अंदर आप हमें भेजते हैं, आपके अंदर अगर कोई भी टैलेंट होता है तो आप हमें अप्रोच करते हैं। तो आज इस सेगमेंट के अंदर हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे आर्टिस्ट से जिसने दौरान इलाज एक फ़न को अपनाया, और आज न सिर्फ उनका ये ज़रिया मुआश है बल्कि उनके काम ने कई बिजनेसेस को पहचान भी दी है। जी बिल्कुल, इसी हवाले से हम सियालकोट के एक शहरी के हवाले से पैकेज मौजूद है, ज़रा आपको दिखाते हैं। रावलपिंडी के जी another पिंडी बॉय विद लॉट्स ऑफ स्किल्स। लाजमी नहीं है पिंडी बॉयज आपको सिर्फ वीलियां मारते नजर आए बाइक के ऊपर। आई होप आपने पैकेज एंजॉय किया होगा। क्लोज करते हैं, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मंडे को। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।